हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी कि मार्च 2023 में कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आया है, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सेट ए के प्रश्न पत्र को पूरी तरह से हल किया गया है। तो इसमें जो प्रश्न पत्र था, ये पहले पृष्ठ पर बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। टोटल इसमें प्रश्न जो पृष्ठ थे मुद्रित वो 15 थे और 36 प्रश्न कुल दिए गए हैं चारों किताबों के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के। 3 घंटे का यह पेपर था और इसके 80 नंबर जो हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो भाग है वो इतिहास का है और इतिहास का जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए मिस्र, बी इराक, सी ईरान और डी अफगानिस्तान। तो नील नदी का जो वरदान है वो वास्तव में मिस्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आएगा। ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो ईसा मसीह के जो उपदेश हैं वो बाइबल में संग्रहित हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम खालिस्तान या डैश डैश था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है वो 2 अंक का है। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य थे? तो महमूद गजनवी 997 ईस्वी में गजनी का शासक बना। उसने इस्लाम का प्रसार करने के लिए तथा भारत की धन दौलत को लूटने के लिए भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किए। मुख्य उद्देश्य जो था वो इस्लाम का प्रसार करना और भारत की धन दौलत को लूटना था। प्रश्न नंबर जो 5 है वो 3 नंबर में है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज के 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे? तो मध्यकाल में यूरोप का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले को पादरी वर्ग कहते थे, दूसरे को सामंत वर्ग और तीसरे को सामान्य वर्ग के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 6 जो है वो भी 3 अंक का है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व को क्या क्या देन है? तो हम कह सकते हैं कि क्या क्या देन में 3 अंक में है, तो 3 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, अतः इस सभ्यता ने विश्व को एक बेहतरीन नगर योजना दी। दूसरा, सबसे पहले कांस्य धातु का प्रयोग इसी सभ्यता में किया गया था, अतः इस सभ्यता ने विश्व को कांस्य धातु का ज्ञान कराया। तीसरा जो इसकी विशेषता थी या तीसरी जो देन थी वो थी कि चौड़ी सड़कें, कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे होना और घरों की नालियों का ईंटों से ढके होना इस बात का सबूत था कि साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता था। अतः इस सभ्यता ने विश्व को स्वच्छता का ज्ञान कराया। और एक और विशेषता आप लिख सकते हैं, देन लिख सकते हैं, अनागार का मिलना इस बात का सबूत है कि इनमें अनाज को लंबे समय तक रखा जाता था, जो अनागार थे। अतः इस सभ्यता ने विश्व को अनाज को लंबे समय तक रखने के लिए अनागार का ज्ञान कराया। प्रश्न नंबर 7 जो है वो भी 3 अंक का है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम साम्राज्यवाद की बात करें तो जब कोई शक्तिशाली देश अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों पर बलपूर्वक कब्जा कर लेता है तो इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। इसमें राज्य का विस्तार किया जाता है, इसमें राजनीतिक पक्ष मुख्य होता है। और उपनिवेशवाद क्या है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी निर्बल या फिर गरीब देश को अपना गुलाम बना लेता है और फिर अपने फायदे के लिए उसका शोषण करता है तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। इसमें निर्बल देशों के संसाधनों का शोषण करना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो इसमें आर्थिक पक्ष प्रमुख होता है, दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करना होता है और उसमें राज्य का विस्तार करना होता है साम्राज्यवाद में। प्रश्न नंबर 8 जो है वो 5 नंबर में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? किन किन कारणों से 1857 की क्रांति हुई? तो 1857 की क्रांति के कई कारण थे। पहले अगर हम क नंबर पर कहें तो राजनीतिक कारण हम देखें
तो नंबर 1 पर उसमें आता है कि लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि और डलहौजी की लैप्स की नीति के कारण भारत के कई राजाओं के राज्य हड़प लिए गए थे। इसके कारण भारत के राजाओं में अंग्रेजों के खिलाफ काफी गुस्सा था। दूसरा जो कारण था कि लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। धार्मिक कारण की अगर हम बात करें कि 1857 क्रांति के धार्मिक कारण क्या क्या थे, तो हम इसमें पहले नंबर पर कह सकते हैं कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के लोगों को लालच देकर ईसाई बनाना शुरू कर दिया था। इससे भारत के लोग अंग्रेजों के विरोधी बन गए। दूसरा, ईसाई पादरी सरेआम भारतीयों के धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाते थे। इससे भी भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। सामाजिक कारणों में की बात करें अगर हम, तो पहले नंबर पर कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं को घटिया बताकर उनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। इससे भी भारत के लोग अंग्रेजों के विरोधी बन गए। दूसरा कारण है कि अंग्रेजी पढ़ लिख लेने के बाद भी भारत के लोगों को छोटी मोटी नौकरियां ही दी जाती थी। इस भेदभाव के कारण भी भारतीयों में काफी गुस्सा था। सैनिक कारणों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर आता है कि अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। दूसरा है कि भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों से कम वेतन दिया जाता था। और तीसरा है परेड के समय भारतीय सैनिकों को भद्दे नामों से पुकारा जाता था। तत्कालीन कारण क्या बना 1857 क्रांति का, कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे। चर्बी वाले कारतूस थे। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इनका प्रयोग करने से पहले इस चर्बी को मुंह से काटना पड़ता था। बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है कि अगर बच्चे के पास ये प्रश्न नहीं आता, दूसरा प्रश्न कर सकता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। तो 5 नंबर में है ये भी। तो स्वतंत्र भारत के सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी। उसमें हम पहले कह सकते हैं देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे चल रहे थे। अतः यह प्रश्न पैदा हुआ कि जब देश में दो धर्मों के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते तो वहां अन्य धर्मों के लोग कैसे इकट्ठे रह सकेंगे। अतः उस समय मुख्य चुनौती देश को एकता के ऐसे सूत्र में बांधने की थी जिसमें सभी विभिन्नताओं के लिए स्थान हो। दूसरी जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें लोगों का शासन होता है। लेकिन उस समय तक भारत के लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान रही थी जिसमें राजा ही सब कुछ होता था। तीसरी जो चुनौती थी वो थी विकास की चुनौती। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत का इतनी बुरी तरह से शोषण किया कि इसे गरीब देश बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए ऐसी रणनीति अपनाना जरूरी था ताकि कुछ वर्गों का कल्याण न होकर सभी का कल्याण हो सके। और चौथी चुनौती थी शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। विभाजन के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास फिर से बसाने की थी। इन शरणार्थियों को स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, गुरुद्वारों, धर्मशालाओं में ठहराया गया और जब इससे भी काम नहीं चला तो शरणार्थियों को तंबुओं, जिसको हम कैंप कहा जाता है, में ठहराया गया। पांचवी चुनौती की बात करें तो देशी रियासतों के विलय की चुनौती। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 565 देशी रियासतें थी। इन रियासतों को भारत में मिलाना भी एक बड़ी चुनौती थी। तो ये कुछ चुनौतियां थी। प्रश्न नंबर 9 जो इतिहास में आया हुआ है वो मैप है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाएं। तो एक पहले नंबर पर पूछा गया है कि वह स्थान जहां 1922 में असहयोग आंदोलन हिंसक रूप में बदल गया, और दूसरा पूछा गया है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। तीसरा पूछा गया है भारत में साइमन कमीशन कहां पहुंचा, स्थान सिटी बतानी है वो। और चौथा है भारत में एक पुर्तगाली उपनिवेश, भारत का एक पुर्तगाली उपनिवेश। तो 4 पूछे गए इतिहास में।
तो पहले नंबर पर हम ये दिखा सकते हैं, ये वो जगह है उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नामक स्थान पर, जहां जो असहयोग आंदोलन था वो हिंसक रूप धारण कर लिया था। ये 2 नंबर पर ये जो हम जगह दिखा सकते हैं, ये वो स्थान है जहां पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, नमक बनाया था, साबरमती से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। बंबई ये तीसरे नंबर पर है, यहाँ जो साइमन कमीशन सबसे पहले पहुंचा था, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और चौथे नंबर पर हम एक पुर्तगाली उपनिवेश दिखा सकते हैं, और वो चौथे नंबर पर है गोवा। तो ये भारत के उसमें इतिहास वाले मानचित्र में पूछा गया है। उसके बाद जो दूसरा भाग है प्रश्न का, वो है पॉलिटिकल साइंस से। तो पहले 10वें प्रश्न पूछा गया है इसमें, किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका पर भी पहले अंग्रेजों का राज था। तो ए 1946, बी 1947, सी 1948 और डी 1949। तो श्रीलंका जो है 1948 में एक स्वतंत्र देश बना। उसके बाद खालिस्तान पूछा गया, खालिस्तान साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो वो ए पर अमेरिका है, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी श्रीलंका। तो अमेरिका जो है वो संघवाद का उदाहरण है, जहां पर उसके 50 राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया है। तो ए इसका सही जवाब है। 12वें नंबर पर पूछा गया, भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल और डी जो है पंचायती राज की संस्थाएं। तो सही जवाब है वो डी है, पंचायती राज की संस्थाएं हैं जहां पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो है कुल स्थानों में से महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो इसका सही जो उत्तर है वो डी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, उस संगठन का नाम बताएं जिसके साथ भारत में हर दल को पंजीकरण कराना पड़ता है, कि राजनीतिक दल को किस संस्था के पास अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। तो वो चुनाव आयोग है। और प्रश्न नंबर 14 जो है वो पूछा गया, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो अमेरिका का जो नागरिक आंदोलन था उस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने वहां पर किया था। प्रश्न नंबर 15 की अगर हम बात करें तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो जब देश में अनेक दल होते हैं तो ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, समरूप समाज क्या है? 2 नंबर में प्रश्न है। तो समरूप समाज वह समाज होता है जिसमें जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति इत्यादि की विभिन्नताएं न हो, अथा हम कह सकते हैं कि अथवा सामाजिक अंतर न हो, उसको हम सामाजिक समरूप समाज कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कई बार ये प्रश्न आया है, बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी जातीय बनावट काफी जटिल है। कै पर हम 1-2 करके इसको बताएं कि देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और ये डच बोलते हैं। दूसरा, देश की 40% जनसंख्या वेलोनिया इलाके में रहती है और फ्रेंच बोलती है। और तीसरा है, शेष 1% जनसंख्या जर्मन बोलते हैं। तो ये उसकी जातीय बनावट है। प्रश्न नंबर 18 है कि महिलाओं ने विश्व में अपने आप को संगठित करके आंदोलन क्यों आरंभ किए? महिलाओं ने विश्व में अपने आप को संगठित करके आंदोलन क्यों आरंभ किए? तो मनुष्य जाति की आबादी में आधा हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में और खासकर राजनीति में उनकी भूमिका न के बराबर है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने और चुनाव लड़ने की अनुमति थी, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने इस भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू की। इसके लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने शुरू किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार देने के लिए आंदोलन भी हुए। इन आंदोलनों ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में काफी मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी महिलाओं को देखते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। तो महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने लिए आंदोलन करने शुरू किए। प्रश्न नंबर 19 की अगर हम बात करें तो 19 में पूछा गया है कि लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों है? 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि क्यों सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है, कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार अपने सभी कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है।
यदि सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं करती है तो अगले चुनाव में लोग ऐसी सरकार को बदल देते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में सभी फैसले व्यापक विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। अगर किसी मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है, इसलिए लोकतंत्र में बेहतर फैसले होते हैं। और तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। उदाहरण के लिए भारत जैसे देश में जहां अलग अलग भाषा और जातियों के लोग रहते हैं, वहां लोगों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। जब विचार एक जैसे ना हो तो इससे विचारों में टकराव पैदा होता है। अब क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए लोकतंत्र विचारों का टकराव नहीं होने देता है। चौथा, हम कह सकते हैं क्यों लोकतंत्र शासन प्रणाली ज्यादा बेहतर है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान माना जाता है। इसमें किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट देने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार होता है, तो इससे नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। इसी प्रकार 5 नंबर पर एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न नंबर 20, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है? राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है? तो राजनीतिक दल लोगों के एक ऐसे संगठित समूह को कहते हैं जिनके एक जैसे राजनीतिक विचार होते हैं और जिनका उद्देश्य चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाना या राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। ऐसे संगठित समूह को कहते हैं जिनके एक जैसे विचार होते हैं और जिनका उद्देश्य सरकार बनाना होता है। प्रत्येक प्रकार की सरकार में, सरकार चाहे कोई भी हो, राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि में पहला है कि राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। यदि सरकार ऐसी कोई नीति बनाती है जो जनता के हित में नहीं होती तो राजनीतिक दल जनता को इस बात की जानकारी देकर सरकार के विरुद्ध तैयार करते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं तथा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। तीसरा है, राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करते हैं। जब चुनाव में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह एक निश्चित समय तक सरकार को चलाता है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। चौथा है, यदि राजनीतिक दल न हो तो चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से खड़ा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में कोई भी उम्मीदवार जनता से कोई वायदा नहीं कर पाएगा। अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है एक और दूसरा कि सरकार की तीसरे स्तर की विशेषताओं का वर्णन करो, कि सरकार का जो तीसरा स्तर है, सरकार की तीसरे स्तर की विशेषताओं का वर्णन करो। तो भारत में स्थानीय शासन को सरकार का तीसरा स्तर कहा जाता है। स्थानीय सरकार की स्थापना करने के पीछे बुनियादी सोच यही है कि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, इसलिए उस स्तर की समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहां खर्च किया जा सकता है और चीजों का बेहतर ढंग से किस तरह उपयोग किया जा सकता है। स्थानीय शासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। स्थानीय शासन की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर पंचायती राज का 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है। दूसरा, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, अर्थात संविधान में स्थानीय शासन की संस्थाओं का वर्णन किया गया है। तीसरा है, स्थानीय शासन की संस्थाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। चौथा, स्थानीय शासन की संस्थाओं के समय पर चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग स्थापित किया गया, जिसका काम सिर्फ पंचायतों के लिए चुनाव करवाना है, स्थानीय संस्थाओं के लिए चुनाव करवाना है। पांचवा है, स्थानीय शासन की संस्थाओं के कुल स्थानों में से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। और छठा है, स्थानीय शासन की संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल अब निर्धारित कर दिया गया है कि 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के बाद नए ढंग से चुनाव करवाए जाएंगे, तो ये उसमें अब कर दिया गया है।
अब बात करें हम प्रश्न जो उसके बाद तीसरा जो भाग है वो ज्योग्राफी का है, भूगोल का है, और इसमें 21वां प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। चार ऑप्शन दे रखे, जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी झारखंड। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 22 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ए गहन खेती, बी अधिक सिंचाई, सी वनोन्मूलन और डी अतिचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो वास्तव में अत्यधिक सिंचाई है, जिसके कारण वहां भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है या जो भूमि खराब होती जा रही है, जिसके कारण वहां पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 जो है, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। तो 20% भाग पर माने जाते हैं कि पर्वत हैं। प्रश्न नंबर 24 है, काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को, तो काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। इसके बाद प्रश्न नंबर जो है वो उसकी हम बात करें, 24 ये हो गया था यहां पर। तो प्रश्न नंबर अगर हम 25 की बात करें तो 25 जो है वो वास्तव में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 25, तीनों राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। 3 राज्यों के नाम बताने हैं। तो 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 26 है, नवीनीकरण संसाधन क्या है, परिभाषा दीजिए। तो वे संसाधन जिन्हें दोबारा पैदा किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन आदि। प्रश्न नंबर 27 है, खनिजों का वर्गीकरण बताइए। 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। तो खनिजों का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है। एक होते हैं लौह खनिज, जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। और दूसरे हैं अलौह अयस्क, जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलौह खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि। प्रश्न नंबर 28 है, पूछा गया है कि खनिज क्या है और लौह खनिज के प्रकार बताइए, व्याख्या करने हैं, प्रकार बताइए और व्याख्या करनी है। 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। तो खनिज प्रकृति में विद्यमान वे समरूप तत्व हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है तथा जो प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। खनिज प्रकृति में विद्यमान वे समरूप तत्व हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है तथा जो प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। दूसरा पूछा गया है कि लौह खनिज के प्रकार बताइए। तो लौह खनिज के 4 प्रकार होते हैं। अगर लौह खनिज की हम बात करें तो लौह जो है उसके हम 4 प्रकार बता सकते हैं। उसमें पहला है मैग्नेटाइट। यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लौह अंश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। दूसरा है हेमेटाइट। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है। इसी का सबसे हेमेटाइट का प्रयोग होता है। इसमें लौह अंश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लौह अंश जो है वो 50 से 60% तक पाया जाता है। तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडराइट। तो ये 4 जो हैं वो लौह खनिज के तत्व हैं। प्रश्न नंबर 29 की अगर हम बात करें तो 29 में पूछा गया है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाएं और उनके नाम उनकी स्थिति के निकट दिखाएं। एक पूछा गया है भाखड़ा नांगल बांध पूछा गया है भूगोल के नक्शे में, और एक पूछा गया है आगरा सूती वस्त्र उद्योग, और एक पूछा गया है दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला हम ये यहां पर दिखा सकते हैं, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर भाखड़ा नांगल बांध यहां पर बना हुआ है। दूसरा पूछा गया है आगरा सूती वस्त्र उद्योग। तो जो आगरा है वो दिल्ली के पास ही है, तो यहां पर आप इसको दिखा सकते हैं, ये आगरा सूती वस्त्र उद्योग है। और तीसरा है दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये सभी जानते हैं यहां पर दिल्ली है, तो इसको दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिखा सकते हैं। चौथे भाग की अगर हम बात करें तो चौथा जो भाग है वो जो संबंधित है वो इकोनॉमिक्स जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं उससे संबंधित है। और इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 30 जो है, 30 की अगर हम बात करें
सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो वास्तव में किसी देश का जो विकास है वो उपरोक्त सभी के आधार पर निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 31 है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ये पूछा गया सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण में हम कह सकते हैं जो ज्यादातर जो महत्वपूर्ण है वो विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। प्रश्न नंबर जो है अगला है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर अगला है 32 में खाली स्थान पूछा गया। कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और पूछा गया खाली स्थान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कौन से क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? तो वो तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र, क्योंकि ये सेवाएं प्रदान करने वाला उद्योग है। उसके बाद जो है 32 के बाद जो 33 नंबर प्रश्न है वो अर्थशास्त्र का ही है। और 33 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है उसकी अगर हम बात करें तो 33 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग काम पर तो लगे होते हैं लेकिन वहां वे अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। इसे अल्प बेरोजगारी की स्थिति भी कहते हैं। यदि इन्हें काम पर से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 34 है, 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो पहले हम करेंगे ऋण के औपचारिक स्रोत। ये वे स्रोत होते हैं जिनमें ऋण संबंधी गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में होती हैं। इसमें ब्याज की दर कम होती है। बैंक और सहकारी समितियां ऋण के औपचारिक स्रोतों के उदाहरण हैं। 2 की अगर हम बात करें तो ऋण के अनौपचारिक स्रोत, ये वे स्रोत होते हैं जिनमें ऋण संबंधी गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में नहीं होती हैं। इसमें ब्याज की दर ज्यादा होती है। साहूकार, व्यापारी, आढ़ती ऋण के ये अनौपचारिक आएगा, यहां पर अनौपचारिक स्रोतों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 35 है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग की क्या सीमाएं हैं? तो हम एक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति की दूसरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ सही तुलना करने के लिए औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं। हम एक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति की दूसरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ सही तुलना करने के लिए औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं। प्रति व्यक्ति आय निम्न सूत्र से निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय का एक सूत्र है, देश की कुल जनसंख्या बटे देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या के आधार पर इसको हम कह सकते हैं। औसत आय के प्रयोग करने की कुछ सीमाएं हैं। प्रति व्यक्ति आय से यह पता नहीं चलता कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। प्रश्न नंबर 36 की अगर हम बात करें, उपभोक्ता के 5 अधिकार कौन कौन से हैं? संक्षेप में लिखिए। तो 5 अधिकारों की बात करें तो सूचना का अधिकार पहला। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 2 है सुरक्षा का अधिकार। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग करते समय खासकर सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है जो यदि खराब हो जाए तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अतः उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे इन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव करें जो उनके जीवन के लिए खतरनाक है। चुनने का अधिकार, इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ता को अपनी मनपसंद की वस्तु देख परख कर चुनने का अधिकार है। और चौथा है सुनवाई का अधिकार। इस अधिकार का अर्थ यह है कि यदि विक्रेता द्वारा बेची गई कोई वस्तु खराब निकल जाती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को अपनी शिकायत की सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, इसका अर्थ यह है कि खरीदी गई वस्तु के इस्तेमाल से उपभोक्ता को जितनी हानि हुई है उसे उसी के अनुपात में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होना चाहिए। अथवा करके प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न नंबर 36 द्वारा फिर है कि वैश्वीकरण के कोई 5 फायदे संक्षेप में लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है।
तो वैश्वीकरण के कारण देश के निर्यात बढ़े हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भारत में आई है। वैश्वीकरण के कारण बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी है, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया है, जिससे भारत के लोगों को भी अच्छी वस्तुएं मिलने लगी है। वैश्वीकरण के कारण संचार के क्षेत्र में नई नई कंपनी आई है, जिससे संचार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं। और वैश्वीकरण के कारण घाटे में चल रहे बहुत सारे सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया गया है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है। तो ये प्रश्न जो कोड ए था उसका पूरी तरह से हल किया गया है। आगे के कोड अगले वाले वीडियो में आपको प्रदान किए जाएंगे।